क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग 12 करने वाले हैं, 12, ठीक है, जिसका नाम है डिस्कस हाउ जुडिशियरी कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास अगर इस एक्ट के अंदर कोई पावर आया है तो पावर कैसे आया है? थ्रू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, पार्लियामेंट ने उनको कुछ पावर अपने डेलीगेट किए, दान में दिए। ठीक है, उस पावर के तहत ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपना काम करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी पावर दिया जाता है किसी को तो ये माना जाता है कि वो उस पावर का सदुपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी कर सकता है। ठीक है, तो हम जो पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया पावर है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, तो ये संभवतः इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए उसके ऊपर कंट्रोल भी जरूरी है। अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने पावर का मिसयूज करे। ठीक है, जो उनको पावर दिए गए हैं उसको क्रॉस कर जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के ऊपर 3 तरीके से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, लेजिस्लेचर अपने लेवल पे भी उसके ऊपर कंट्रोल रखता है। ठीक है, जुडिशियरी उसके ऊपर कंट्रोल रखता है और एग्जीक्यूटिव भी अपने लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को कंट्रोल में रखता है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे कंट्रोल किसका पूछ रहा है? जुडिशियरी का। जुडिशियरी कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के ऊपर कंट्रोल करते हैं? ठीक है, तो जुडिशियरी का एक ही जो मेन वेपन है जिसके तहत वो कंट्रोल करते हैं, किसी को भी वो कंट्रोल कर सकते हैं, वो है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी लॉ को, ठीक है, या किसी भी अथॉरिटी के किसी भी एक्शन को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, ठीक है, प्राइमा फेसी, उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के लिए आपको अगर हाई कोर्ट जाना हो तो आर्टिकल 226 में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जाना हो तो आर्टिकल आपका 32 है। ठीक है, इसके अंदर वो जुडिशियल रिव्यू करने का पावर रखते हैं। जुडिशियल रिव्यू में ये कहा गया है कि कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उनके पास ये पावर होगा, ठीक है, कि अगर कहीं पे जस्टिस करना है, ठीक है, और उनको कोई भी एक्शन ऐसा लेना है या कोई भी डिसीजन देना है तो वो दे सकते हैं, उनके पास पूरा पावर होगा। ठीक है, ये होता है जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है? सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशियरी के पास एक वेपन है, ठीक है, जो कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पर जुडिशियरी जो कंट्रोल करती है वो कैसे करती है, ठीक है, उसके बारे में बताइए। तो जुडिशियरी किसी के भी ऊपर कंट्रोल करे, वो करेगा जुडिशियल रिव्यू के तहत ही। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू में क्या क्या कर सकते हैं कोर्ट? तो जुडिशियल रिव्यू में कोर्ट जो है, जो भी अथॉरिटी जो भी एक्शन लिए हैं उसका जो है पूरा डिटेल मंगाएंगे। ठीक है, और अगर उनको लगता है कि यहाँ पे जो डिसीजन लिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा, या उनका कोई भी ऐसा एक्शन, ठीक है, जो किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करे या कॉन्स्टिट्यूशन के जो पैरामीटर हैं, ठीक है, उनके कॉन्ट्राडिक्शन में हो, इनकंसिस्टेंट हो उनका एक्शन, ठीक है, तो कोर्ट उसको इनवैलिडेट करके वहीं पे स्टक डाउन कर सकता है। ठीक है, थ्रू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये होता है आपका जुडिशियल रिव्यू। अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, एग्जांपल फॉर, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, कहीं पे उनको वो बनाना है, मान के चलिए पार्क बनाना है, ठीक है, और पता चला वो पार्क जो है आम जनता का है और उसको मतलब जितना खामियाजा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, उतना नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और सरकार का डर, पुलिस का डर दिखा के उनसे जगह खाली करवा लिए। ठीक है, तो ऐसे में उनका जो एक्शन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का, वो गलत है, बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि आप किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे में उस फैसले को जो उन्होंने पार्क बनाने के लिए लिया था, लोगों को हटा रहे हैं, उसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा। ठीक है, कि उसका जो एक्शन है वो बियॉन्ड लिमिट तो नहीं गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, अगर किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो वो भी देखा जा सकता है उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में
और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत किसी भी एक्शंस का जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के लिए ही नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं और लेजिस्लेचर एक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, अब उस लॉ को चैलेंज किया जा सकता है, कोर्ट उसको देख सकते हैं कि वो लॉ सही में सही है या नहीं है, कहीं कोई ऐसा सेक्शन तो नहीं है जो कॉन्ट्राडिक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर ऐसा है तो कोर्ट उस लेजिस्लेचर के उस लॉ को भी स्टक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो जुडिशियल रिव्यू जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए एक वेपन का काम करता है जो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू आप मतलब सुप्रीम कोर्ट अपनी क्या बोलते हैं उसको भड़ास निकालने के लिए इस्तेमाल करे, ऐसा भी नहीं है। जुडिशियल रिव्यू का लिमिटेशन भी दिया हुआ है, जहां पे पार्लियामेंट का कंट्रोल है वहां पे जुडिशरी अपना जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगी। ठीक है, ऐसा मतलब प्रोविजन है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी अपने पावर का दुरुपयोग ना करे। जुडिशरी के पास अगर जुडिशियल रिव्यू का पावर है तो उसका भी वो लिमिटेशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने पावर को ज्यादा बताने के लिए लोगों में वो अपने पावर का कहीं भी इस्तेमाल करेंगे, किसी भी मैटर में जुडिशियल रिव्यू करेंगे, ऐसा प्रोविजन नहीं। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का भी एक लिमिट दायरा है, लिमिट स्कोप है। ठीक है, अब इसके अंदर है रिट जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशियल रिव्यू करता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का, ठीक है, तो उसमें कुछ ये आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिट। ठीक है, जो आर्टिकल 32 और 226 में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जा सकता है। तो रिट के बारे में तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और रिट के बारे में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, एग्जाम में। तो रिट जो है आपका टोटल 5 तरीके का होता है। पहला होता है हैबियस कॉर्पस, अगर किसी को अनलॉफुली डिटेन किया गया है तो उसको रिहा कराने के लिए हैबियस कॉर्पस का रिट लगाते हैं। मैंडेमस है, मैंडेमस का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो अथॉरिटी है, ठीक है, अगर वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है तो हम उसको वो काम करवाने के लिए मजबूर करें, कंपेल करें। इसके लिए हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट ऑफ मैंडेमस लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है रिट ऑफ को वारंटो। ठीक है, को वारंटो का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आपने कोई भी अथॉरिटी होल्ड किया है, कोई पोस्ट होल्ड किया है, तो आप उसके लिए एलिजिबल थे या नहीं थे। अगर नहीं थे तो रिट ऑफ को वारंटो आपके खिलाफ कोर्ट में जाके इशू कराया जाएगा। फिर आपसे कोर्ट पूछेगा कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू हैव टू होल्ड, आपने ये होल्ड जो है पोस्ट जो है होल्ड किया है। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर कोई रेल में आप ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और वहां पे कोई कांस्टेबल आपसे टिकट चेक कर रहा है, तो आपको पता होगा कि रेलवे के लिए अलग टीटी होता है। ठीक है, उसमें कांस्टेबल का कोई काम नहीं होता। तो आप पूछ सकते हैं ना भाई कि आप किस अथॉरिटी से टिकट चेक कर रहे हो, क्या टीटी आज छुट्टी पे है, क्या टीटी को निकाल दिया गया है, कुछ तो होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो आप क्यों चेक कर रहे हैं, फिर आपके अधिकार ही नहीं है। तो ऐसे मामले में आप रिट ऑफ को वारंटू इश्यू कर सकते हैं। एक और एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैंने एलएलबी कर रखा है और एक मेरा एक और दोस्त है जो एलएलबी कर रखा है, ठीक है, और उसे किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रैंक पे पोस्ट मिल जाता है। ठीक है, हालांकि किसी भी लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के लिए आपको एलएलएम कम से कम करना होता है। ठीक है, लेकिन उसने एलएलएम नहीं किया और एलएलबी करके ही वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया। ठीक है, तो मैंने चैलेंज कर दिया कि भाई वो तो एलएलबी ही पास किया है तो वो प्रोफेसर कैसे बन गया। तो अब कोर्ट उससे पूछेगा कि भाई व्हाट अथॉरिटी, आप किस अधिकार से प्रोफेसर बने हो, आपके पास उसकी कैपेसिटी है, वो डिग्री है क्या जो प्रोफेसर बनाता है किसी को, तो उसके पास तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ एलएलबी किया था। ठीक है, तो ऐसे मामलों में भी आप रिट ऑफ को वारंटो कोर्ट से जाके इशू करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ रिट, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। जब कोई भी इंफीरियर कोर्ट या लोअर कोर्ट, ठीक है, अपने जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड जाकर कोई मैटर देखता है, ठीक है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज करके रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है प्रोहिबिशन रिट इशू करके उस इंफीरियर कोर्ट को प्रिवेंट कर देगा कि भाई आप ये मैटर नहीं देखोगे।
क्योंकि आपका जुरिडिक्शन इसका है नहीं। ठीक है। लास्ट है रिट ऑफ सर्चियोररी। रिट ऑफ सर्चियोररी में कोई इंफीरियर कोर्ट या लोअर कोर्ट ने मान के चलिए डिसीजन दे भी दिया, ठीक है, बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जाके, ठीक है, उनके पास पावर नहीं था लेकिन वो बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जाके मैटर भी देख लिया और जजमेंट भी दे दिया, तो उस जजमेंट को क्वैश करने के लिए हम रिट ऑफ सर्चियोररी कोर्ट से लेते हैं कि सर ये फलाना कोर्ट है, इन्होंने बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जाकर एक मैटर में जजमेंट दे दिया है, तो कोर्ट बोलेगा भाई रुक, मैं तुम्हारे ऑर्डर को यहीं पे खत्म करता हूँ, ठीक है, अब जो मैं बोलूंगा आपको वो करना है, ठीक है, तो वो होता है रिट ऑफ सर्चियोररी। तो ये जो आपका जुडिशियल रिव्यू है इसी के अंदर ये भी रिट्स भी आते हैं, आप रिट्स लगा सकते हैं, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू हमेशा याद रखना आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तभी किया जा सकता है, या कोई ऐसा एक्शन है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तभी किया जा सकता है, ठीक है। आप भी हर मामले में कोर्ट से ये नहीं बोल सकते कि इसका जुडिशियल रिव्यू करे, और हर मामले में कोर्ट करेगा भी नहीं, ठीक है, जब तक कोर्ट को ऐसा न लगे कि ये प्रोविजन सही में अल्ट्रा वायरस है, ठीक है, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। गॉट इट। अब जुडिशियल रिव्यू के कुछ ग्राउंड्स हैं, कब कब कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू के ग्राउंड ये हैं कि सबसे पहला आपका, अभी कौन ज्वाइन कर रहा है भाई, नदीम खान, ठीक है। Grounds for judicial review. Court can scrutinize administrative action on various ground including illegality. ठीक है, अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जाके, ठीक है, उनके जो भी पावर है उसके ऊपर जाकर अगर कोई एक्शन लेता है तो वो इलीगल एक्शन है, ठीक है, जिसको अल्ट्रा वायरस भी बोलते हैं, तो इसके आधार पर कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। इसके बाद है इरेशनैलिटी, when decision are so unreasonable, ठीक है, that no reasonable person would have made them, ठीक है, कोई ऐसा डिसीजन लिया गया है जो एकदम इरेशनल है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कोई बंदा ऐसा डिसीजन ले सकता है, ठीक है, जो अनरीजनेबल हो, तो कोर्ट ऐसे मामले में भी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। अब अनरीजनेबल कैसे हो सकता है, तो एक एग्जांपल देता हूं, मतलब आप लोगों को पता होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन नाम का एक चीज होता है, ठीक है, जब कोई नेता का, बड़े बड़े नेता का रैली होना हो, ठीक है, या कोई बड़ा बड़ा फंक्शंस होता है, ठीक है, त्योहार होता है, तो ऐसे में पुलिस कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट कर लेते हैं जिनके खिलाफ बहुत सारे मामला दर्ज हो, ठीक है, और ऐसा अनुभूति हो कि वो फिर से कोई ऐसा अपराध कर सकता है, ठीक है, तो ऐसे में क्या करता है पुलिस, उसको पहले से ही डिटेन करके रख लेता है। अब आप मान के चलो कि पुलिस जो है ऐसे ही बहुत सारे लोगों को जिसने कभी अपराध भी नहीं किए, ठीक है, उसके ऊपर शक जताते हुए उसको भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया, मतलब जेल में डाल दिया कि भाई त्योहार खत्म होगा तब तुमको छोड़ेंगे, तो ये रीजनेबल है क्या, अनरीजनेबल है। भाई आप ऐसे लोगों को डालो ना जिसका रिकॉर्ड हो, जो सही में अपराध कर सकता है, अब आप अपने मतलब क्या बोलते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हर उस आदमी को डाल दिया जिससे आपकी दुश्मनी थी, तो ये तो अनरीजनेबल है, ठीक है, तो ऐसे डिसीजन को आप जुडिशियल रिव्यू के तहत कोर्ट में जा सकते हो चैलेंज कर, ठीक है। इसके बाद है प्रोसीजरल इम्प्रोप्राइटरी, ठीक है, व्हेन द करेक्ट प्रोसीजर इज नॉट फॉलोड, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है अगर उन्होंने प्रोसीजरल जो लॉ है उसका वायलेशन किया है, ठीक है, और कोर्ट को लगता है कि नहीं ये जो प्रोसीजर किया गया फॉलो इसमें वो गलत है, तो इसके आधार पर भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इसके बाद है अब्यूज ऑफ पावर, अगर कोई बंदा अपने पावर का मिसयूज करता है तो भी कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। फेलियर टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, कोई भी अथॉरिटी अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर काम नहीं कर पाके ऊपर जाता है, वो जुरिस्डिक्शन को क्रॉस कर जाता है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप जुडिशियल रिव्यू करा सकते हैं, ठीक है। इसी के अंदर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। ये दोनों जो डॉक्ट्रिन है वो क्या बोलता है, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, ठीक है, वो कोई भी एक्शन लेगा या कोई भी उनको अचीव करना है गोल, ठीक है, तो वो पहले ये इंश्योर करेंगे कि भाई आपके जो एक्शन है वो प्रोपोर्शनेट हो, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो कि
सामने वाले का कुछ आपने सुना नहीं और सब अपने मर्जी का कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मिलजुल के कोई भी ऐसा एक्शन लेना है तो आपको दूसरे के फंडामेंटल राइट वायलेट ना हो, ठीक है, आपके एक्शन से किसी लार्ज नंबर के लोग जो है प्रभावित ना हो, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया था जस्ट पीछे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे आप सारे लोगों को अंदर डाल रहे हो, ठीक है, तो ये जो एक्शन है आपका वो प्रोपोर्शनेट नहीं है। जो लोग ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड है सही में खराब है वो, ठीक है, आप उनको डालो ना, आप सबको डालोगे तो ये तो गलत हो गया ना फिर, समझ रहे हो। तो ये और लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का मतलब मैंने बताया था शुरू में कि कोई भी अथॉरिटी है तो आप उनसे ये उम्मीद करते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट जो है वो तो प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। जो आपके फंडामेंटल राइट नहीं है उसको भी वो कदर करेंगे और उसके हिसाब से वो डिसीजन लेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल में आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कहीं का बिल्डिंग तोड़ता है, ठीक है, और वहां पे लोगों को घर देता है, अगर लोगों को एक घर था तो एक घर दिया, दो घर था तो दो घर दिया, ठीक है। अब उसी के बाजू का अगर कोई बिल्डिंग टूटने वाला है और अथॉरिटी जो है सबको घर मुहैया करा रही है तो आपका लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि भाई मेरा दो घर था तो मुझे दो घर मिलेगा, क्योंकि मेरे जस्ट बाजू में जिसका दो घर था उसको दो घर मिला। तो ये क्या है, हमारी उम्मीद है, फंडामेंटल राइट नहीं है हमारा कि हमें एक घर तोड़ा गया है तो हमारा मतलब दो घर टूटा है तो मुझे दो घर ही मिलना चाहिए, ऐसा आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। आपके चौल में 4x2 का कमरा है, उसमें से आप 3 मंजिल खड़ा कर लो और आप चाहोगे कि मुझे बिल्डिंग में मतलब 1600 स्क्वायर फीट का 3 घर दे दे, तो ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। वो राइट नहीं है आपका, लेकिन हाँ आप उम्मीद करते हैं कि आपका अगर दो घर टूटा है भले ही छोटा छोटा है तो आपको दो घर मिले, समझ रहे हो। तो ये होता है एक्सपेक्टेशन, मतलब जायज उम्मीद जब किसी से करते हैं तो वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द मैक्सिम ऑडी अल्ट्रम पार्टम विद लैंडमार्क जजमेंट, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था नेचुरल जस्टिस के बारे में। नेचुरल जस्टिस के अंदर तीन जो ऑर्गन है या तीन प्रिंसिपल आता है। पहला है रूल अगेंस्ट बायस, जिसको बोलते हैं नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, ठीक है। दूसरा होता है रूल ऑफ फेयर हियरिंग, ठीक है, जिसको ऑडी अल्ट्रम पार्टम बोलते हैं। तो ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब क्या होता है, हियर दी अदर साइड, ठीक है, या हियर दी बोथ साइड, या नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। मतलब कुल मिला के ये है कि आपको अगर कोई मैटर देख रहे हो तो दो पार्टी होता है, बराबर, तो आपको दोनों पार्टी को सुनना है, किसी एक पार्टी को सुन के आपको फैसला नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप एक पार्टी को सुन के फैसला ले रहे हो तो आप नेचुरल जस्टिस का वायलेशन कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ऑडियो अल्ट्रम पार्टम जो है नेचुरल जस्टिस का सेकंड मतलब मोस्ट फेमस प्रिंसिपल है, ठीक है। ऑडी अल्ट्रम पार्टम मतलब आपको दोनों पक्ष को सुन के फैसला लेना है, ठीक है। तो दोनों पक्ष को सुनोगे तभी तो आप कंक्लूजन पे आओगे ना। एक पक्ष को सुनोगे तो वो अपनी कहानी बताएगा, दूसरे पक्ष को सुनोगे तब समझ में आएगा कि वो कहानी जो उसने सुनाया था उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, ठीक है। तो इसीलिए ऑडियो अल्ट्रम पार्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है और ये 13 मार्क्स में पूछा गया है। अब इसके अंदर आपसे सवाल पूछ रहा है, तो मैंने आप लोगों को बताया था ऑडियो अल्ट्रम पार्टम के समय पर जब मैं आपको समझा रहा था, तो रिज वर्सेस बाल्डविन का आपको केस याद होगा। रिज वर्सेस बाल्डविन के केस में क्या हुआ था, मिस्टर रिज जो है एक कांस्टेबल रहता है, ठीक है, और उनके खिलाफ निग्लेक्ट का मतलब ड्यूटी पे जो है कोताही बरतने का आरोप लगा कि इन्होंने अपनी ड्यूटी को सही से उस दिन ये नहीं किया, फुलफिल नहीं किया, ठीक है। तो वॉच कमिटी जो है बिना उसको सुने उसको निकाल देता है। तो हालांकि नेचुरल जस्टिस क्या बोलता है कि भाई आपको दूसरे साइड का भी सुनना है। तो अगर आपने कंप्लेन सुना, जिसने कंप्लेन किया कंप्लेनेंट का कि भाई क्या हुआ आपके साथ, तो उन्होंने कहा कि भाई इसने अपनी ड्यूटी को सही से फुलफिल नहीं किया। तो जब आपने उसकी बात सुनी कंप्लेनेंट की, तो आपको रिस्पोंडेंट की बात सुननी पड़ेगी ना कि क्या हुआ था। क्या पता वो जानबूझ के उसको आरोप लगा रही हो, क्या पता उसका पुराना दुश्मनी रहा हो कि भाई इसको नौकरी से निकालना है तो इसका कंप्लेन कर दो, ऐसा तो हो सकता है, ठीक है। तो आपने मिस्टर रिच को बोलने का मौका नहीं दिया, उसको अपनी बात रखने का समय नहीं दिया गया, तो कोर्ट ने माना था कि हाँ ये नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है, ठीक है। अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो
तो आपको दोनों पार्टी का सुनना चाहिए, यही लॉ बोलता है। ठीक है, किसी एक पार्टी का सुन के फैसला लेना ये नेचुरल जस्टिस का क्लियरली वायलेशन माना गया था। और ये जो आपका मिस्टर रिज वर्सेज वाल्डविन वाला केस है वो लैंडमार्क केस और ड्यूअल ट्रम पार्टम पे फिट होता है। Explain, discuss public corporation and discuss in detail the control of public corporation। ठीक है, तो पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या होता है? गवर्नमेंट established entity created through a special institute to carry out specific functions that are typically governmental in nature। ठीक है, गवर्नमेंट जो है बहुत तरीके का एस्टेब्लिशमेंट करता है, ठीक है, एंटिटी को, तो उसी में से जो गवर्नमेंटल नेचर का होता है, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूट के अंदर बनाती है उसको पब्लिक कॉर्पोरेशन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है अनलाइक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक कॉर्पोरेशन एंजॉय अ डिग्री ऑफ ऑपरेशनल ऑटोनॉमी allowing them to function with the flexibility of private enterprises with serving public interest। ठीक है, ये जो आपका पब्लिक कॉर्पोरेशन है उसके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, जैसे स्टैट्यूटरी क्रिएशन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशन बनाया जाता है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है या स्टेट लेजिस्लेचर भी किसी इंस्टीट्यूट के अंदर उसको बना सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंटल ओनरशिप फुल्ली और मेजोरिटी ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट। ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किए जाते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमी पजेस ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस टू मेक डिसीजन एंड मैनेज रिसोर्सेज। ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होते हैं वो अपना डिसीजन लेने के लिए मतलब स्वतः खुद से वो रहते हैं। ठीक है, मतलब उनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होता है, तो जितने भी रिसोर्सेस हैं उसको भी मैनेज करने का अधिकार उनके पास पूरा का पूरा है। ठीक है, तो ये लोग जो होते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन वाले वो उनको जैसे ऑपरेशन करना है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अकाउंटेबिलिटी आंसरेबल टू द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक फॉर इट्स परफॉर्मेंस एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होते हैं अगर वो कोई भी गलती करता है तो उसके लिए वो सरकार के सामने आंसरेबल होता है, उनको जवाबदेह बनाया जाता है कि भाई आप इस तरीके की गलती कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और पब्लिक को भी ये जानने का अधिकार है कि वो जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है वो काम कैसे करता है, उसके पास रिसोर्सेज क्या क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है सर्विस ओरिएंटेड प्राइमरीली एम्ड एट प्रोवाइडिंग सर्विस टू द पब्लिक ऑफ्टन इन सेक्टर्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया आपका कॉर्पोरेशन पब्लिक कॉर्पोरेशन के कॉन्टेक्स्ट में। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा था कि इसके ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल फिर यहाँ पे यही आएगा, लेजिस्लेचर कंट्रोल भी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल भी हो सकता है और फाइनल ये क्या बोलते हैं जुडिशियल कंट्रोल भी हो सकता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में जब अपन शुरू में पढ़े थे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके पावर ड्यूटी और उसके फंक्शंस के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये जो आपका पब्लिक कॉर्पोरेशन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि पब्लिक ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर गवर्न होता है। तो जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर गवर्न होगा तो तीनों पार्टी को कंट्रोल करने का अधिकार होगा। तीन पार्टी कौन? लेजिस्लेटिव को भी होगा पावर, एग्जीक्यूटिव को भी होगा पावर और जुडिशियरी को भी होगा पावर कि उसके ऊपर कंट्रोल रखे। जुडिशियरी कैसे कंट्रोल रखेगा? तो मैंने अभी पीछे बताया था, जुडिशियल रिव्यू के तहत कर सकता है। अगर कोई रिट फाइल करता है आर्टिकल 32 और 226 में, उसके जरिए उसके पावर को उसके फंक्शंस को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, इसके बाद है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। एग्जीक्यूटिव कैसे कंट्रोल करता है? तो उसके ऊपर का जो अथॉरिटी होगा, ठीक है, वो गवर्नमेंट से पूछ के उसको निकाल सकता है, रिमूव कर सकता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट और रिमूवल तो एग्जीक्यूटिव ही करता है ना, तो वो उसको हटा सकते हैं। पॉलिसी डायरेक्टिव द गवर्नमेंट कैन इशू डायरेक्टिव ऑन पॉलिसी मैटर दैट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, पब्लिक कॉर्पोरेशन कैसे फंक्शन करेगा उसके लिए डायरेक्टिव भी कौन इशू करता है? एग्जीक्यूटिव करता है। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव जो है कंट्रोल रखता है पब्लिक कॉर्पोरेशन के ऊपर। इसके बाद मेन है लेजिस्लेटिव कंट्रोल। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव कंट्रोल कैसे होता है इनके ऊपर? तो पहला है स्टैट्यूटरी ओवरसाइट।
Public corporation are established and governed by specific statutes which outline their objective, power and limitation. ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर हम पब्लिक कॉर्पोरेशन को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो उस इंस्टीट्यूट में का कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, उसमें उनके लिए कुछ पावर दिए होंगे, उसका कुछ लिमिटेशन होगा, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट एंड ऑडिट, कॉर्पोरेशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट and audit account to the parliament or state legislature, facilitating transparency and accountability. ठीक है, ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होते हैं वो आपका एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं, ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, कि उनके यहाँ पे फंक्शंस क्या होता है, साल भर में क्या हुआ है, कितने मतलब सामान आए, कितने लोगों का बेनिफिट हुआ, मतलब पूरा रिपोर्ट, ठीक है। वो किसको सौंपते हैं? पार्लियामेंट को सौंपते हैं। अगर किसी स्टेट इंस्टीट्यूट के अंदर बनाया गया है तो स्टेट लेजिस्लेचर को सौंपना होगा, ठीक है। इसके बाद पार्लियामेंट्री कमिटी सच एज पब्लिक अकाउंट कमिटी, पीएसी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग स्क्रूटिनाइज द ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। पार्लियामेंट ने दो कमिटी बनाया है, एक है पीएसी पब्लिक अकाउंट कमिटी और एक का नाम है सीओपीयू कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये दोनों जो कमिटी है वो पार्लियामेंट्री कमिटी है और ये स्क्रूटिनाइज करते हैं ऐसे पब्लिक कॉर्पोरेशन को, ठीक है, उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं, ऑपरेशंस को देखते हैं कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सब के ऊपर ये कंट्रोल रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कंट्रोल भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। सवाल था आपका पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड डिस्कस इन डिटेल कंट्रोल ऑन पब्लिक कॉर्पोरेशन। तो जुडिशियल कंट्रोल होता है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होता है, फाइनेंशियल ये लेजिस्लेटिव कंट्रोल होता है, ठीक है। एक फाइनेंशियल कंट्रोल भी दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है पब्लिक कॉर्पोरेशन ऑफ्टन रिक्वायर अप्रूवल फॉर देयर बजट फ्रॉम द गवर्नमेंट इंश्योरिंग दैट इन एक्सपेंडिचर अलाइन विद पब्लिक पॉलिसीज, ठीक है। तो मतलब जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है अगर उनको पैसे की जरूरत है, ठीक है, तो उनको कौन देता है? गवर्नमेंट देता है। गवर्नमेंट का एक बजट होता है, उसको जो है अप्रूव किया जाता है कि भाई इनके लिए इतना बजट लगाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनेंशियल कंट्रोल भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कॉर्पोरेशन? डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है। कॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी, ठीक है, कंपनी का ही सिनोनिम है कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो कंपनी क्या होता है? कंपनी एक लीगल एंटिटी है, ठीक है, जो कि लॉ के अंडर बनाया जाता है, ठीक है। ये शेयर होल्डर से अलग होते हैं, ठीक है। जो शेयर होल्डर होता है या जो कंपनी का डायरेक्टर होता है, ठीक है, वो होता है नेचुरल पर्सन, वो आएगा जाएगा, ठीक है, जिंदा है मर जाएगा। लेकिन जो कंपनी होता है वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ठीक है, वो मरता नहीं है। मरेगा कैसे? ठीक है, वो कोई भी बंदा आया, वो कंपनी चलाया, रिटायर हो गया, दूसरा आएगा, कंपनी एज इट इज चलता रहेगा, बंदे आएंगे जाएंगे। तो इस तरीके से कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हमेशा याद रखना। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट कैसे है? इसको डायरेक्टर से कोई मतलब नहीं। अगर कंपनी को खुद के नाम पर कहीं प्रॉपर्टी लेना है तो वो ले सकते हैं, उनको शेयर होल्डर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसका लाइबिलिटी जो होता है लिमिटेड होता है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इसके अंदर सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होते हैं, एबिलिटी टू रेज कैपिटल। कोई भी कॉर्पोरेशन है वो चाहे कि हमें कैपिटल रेज करना है वो कर सकता है खुद के नाम पर, ठीक है। और इसका गवर्नेंस और रेगुलेशन भी होता है, इसका कॉर्पोरेशन का। तो ये सारी चीजें आपके कॉर्पोरेशन के अंदर कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, व्हाट रोल इट प्लेज इन वेलफेयर स्टेट, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है। पार्लियामेंट जो है कोई लॉ बनाता है, ठीक है, तो लॉ बनाता है तो वो हर जगह तो जा नहीं सकते उस लॉ को इन्फोर्स कराने, ठीक है। तो वो अपने कुछ पावर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को देते हैं कि भाई मेरे बिहाफ में आप इस पर्टिकुलर लॉ को इन्फोर्स कराने के लिए इतने पावर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है।
तो जो पार्लियामेंट अपने पावर अपने सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को ट्रांसफर करता है, इसको बोला जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, अब ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, इसके तहत वो अथॉरिटी कोई लॉ भी बना सकता है, ठीक है, कोई रूल भी बना सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से उनको अधिकार दिया गया है। बहुत बार इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था कि अगर आप पार्लियामेंट सीधे किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को पावर देता है, अगर वो किसी कोई ऐसा लॉ बना दे तो फिर क्या होगा, तो फिर कंट्रोल की बारी आएगी। हम लोगों ने अभी समझा था कि हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अगर हम आपको बंदूक दे रहे हैं तो मेरे पास इतना पावर है तभी तो हमने आपको बंदूक दिया ना, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि मैं आपको बंदूक दूंगा तो आप हवलदार बन जाओगे, ठीक है। तो आपके पास मैंने AK-47 दिया है और मेरे पास ऑटोमेटिक है, आप जब तक उठाओगे तब तक मैं ठोक दूंगा, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब पार्लियामेंट किसी को पावर देता है तो पार्लियामेंट को पता है कि अगर मैं पावर दे रहा हूं तो मिसयूज हो सकता है, तो मिसयूज होगा तो उसको टैकल कैसे करेंगे, कंट्रोल के जरिए करेंगे। अगर पार्लियामेंट को खुद को कंट्रोल करना है उसको, तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल होगा, ठीक है। अगर जुडिशियरी को कंट्रोल करना है तो जुडिशियल रिव्यू के तहत कंट्रोल कर लेगा, और एग्जीक्यूटिव भी कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है। तो अगर कोई किसी को बंदूक देता है ना, तो उसको पता होता है कि वो चला भी सकता है, ठीक है। तो वो चलाने से पहले ही अपने पास ऐसा वेपन रखता है कि वो जब तक उठाएगा तब तक वो उसका वो कर देगा द इंड, ठीक है। तो ये होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे स्टोरी ये है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को एक्सप्लेन करना था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्यों जरूरी है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, मैंने आपको ये भी बता दिया कि भाई पार्लियामेंट जो है कोई लॉ बनाता है तो अपने लेवल पर लॉ ऐसा बनाता है कि नागरिकों को उसका फायदा हो, ठीक है। तो अब पार्लियामेंट हर किसी के घर पे तो आएगा नहीं उस लॉ को फायदा पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को रखता है कि भाई वो डोर टू डोर उस स्टेट्यूट का जो बेनिफिट है लोगों को दे, ठीक है। अब मान के चले प्रधानमंत्री आवास योजना का शुरुआत हुआ, ठीक है, एग्जाम्पल फॉर। अब प्रिंस ये इंस्टीट्यूट तो बन गया कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर मिलेगा। अब मोदी जी तो हर किसी के घर पे जाएंगे नहीं, या कोई भी यूनियन मिनिस्टर किसी के घर पे तो जाएगा नहीं कि भाई तुम गरीब हो क्या, तुमको घर चाहिए क्या, ऐसा तो होगा नहीं। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को पावर दिए कि भाई आप ये पता करो कि आपके एरिया में कौन बीपीएल से नीचे है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन से कौन नीचे है, कौन ऊपर है, किसको घर की जरूरत है। तो ऐसे लोगों की फाइंडिंग कौन करेगा, पार्लियामेंट आके तो करेगा नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ही करेगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हेल्प करता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वेलफेयर स्टेट में इसका क्या योगदान है, किसका, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। तो सबसे पहले वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है आपको ये जानना चाहिए। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि ऐसा कोई सिस्टम, ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट जो है अपने लोगों के सिटीजन्स को इकोनॉमिकली, ठीक है, और सोशली वेल बीइंग के लिए काम करे, ठीक है, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके अधिकार को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, काम करें, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के कोई भी फंक्शंस हैं, ठीक है, अगर वो गलत करते हैं तो उसके लिए भी उसकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। और जो आम जनता है उसको रोटी मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, मकान मिल रहा है, उनके हेल्थ केयर में सरकार सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, अगर ये सारी चीजें हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि वो जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पार्लियामेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को पावर दिए हैं, ठीक है, और वो डोर टू डोर कैंपेन करके देख रहे हैं कि सही में कौन बिलो पॉवर्टी लाइन पे है, किसको घर की जरूरत है, किसको फूड की जरूरत है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं वेलफेयर स्टेट के लिए ही है ना, समझ रहे हो। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इस तरीके से वेलफेयर स्टेट के बारे में काम करता है, उसके लिए जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। समझ में आया ये। 17 डिफाइन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड एक्सप्लेन द सोर्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ब्रांच है, ठीक है, पब्लिक लॉ का, या आप ऐसे बोल सकते हैं ऐसा लॉ जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के, ठीक है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है,
तो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के एक्शंस के बारे में, ड्यूटी के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, उनके पावर के बारे में, ठीक है, जो स्टडी कराता है, ठीक है, या उसको रेगुलेट करता है या उसके बारे में बताता है, वो जो लॉ होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है। आप इसको बहुत सारे लैंग्वेज में लिख सकते हो। कोई ऐसा लॉ, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पावर और फंक्शन को रेगुलेट करता हो, वो लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। अगर सबसे इजी वे में लिखना है तो आप ये लिख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पावर को और फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, रेगुलेट कैसे करता है? तो अगर वो कोई एक्ट ऐसा करते हैं जो बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं ना। एग्जीक्यूटिव भी कंट्रोल करेगा उसके ऊपर, जुडिशियरी भी कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से हम उसके पावर और ड्यूटी को कंट्रोल कर पा रहे हैं ना। तो ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, इन डिटेल में लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इनकम्पासेस रूल मेकिंग, एडजुडिकेशन, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज बाय एजेंसी such as Department of Labor, Federal Communication, Security Exchange Commission, etc. ठीक है, ये इन डिटेल में हो गया। लेकिन आपको इन शॉर्ट लिखना हो तो ऐसा लॉ जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के ड्यूटी और पावर को रेगुलेट करता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि इसके सोर्सेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला सोर्स है इसका कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान से बनाया गया है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, कैसे बनाया गया है? तो संविधान में दिया गया है तरह तरह के अथॉरिटी के बारे में। अब उस अथॉरिटी को रेगुलेट करने के लिए कोई प्रिंसिपल तो होना चाहिए ना। तो उसी प्रिंसिपल के अंदर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाया। ठीक है, तो इसीलिए मेन सोर्स जो माना जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। ठीक है, दूसरा है एक्ट एंड स्टेट्यूट्स। आपने देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सेक्शंस नहीं है। ठीक है, कोडिफाइड लॉ नहीं है। तो ये कोडिफाइड नहीं है तो ये काम कैसे करता होगा? तो ये काम करता है जैसे मान के चलिए कोई एक्ट बना, ठीक है, उसमें किसी अथॉरिटी की जरूरत है, तो अथॉरिटी कहाँ गवर्न होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर गवर्न होगा। क्योंकि कोई भी अथॉरिटी काम करता है तो वो सब एडमिनिस्टर करने के लिए काम करता है। एडमिनिस्टर का मतलब क्या? कोई भी लॉ है उसको इन्फोर्स कैसे किया जाएगा, ठीक है, उसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाएगा। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर उस लॉ को इन्फोर्स कराने का काम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी करता है। ठीक है, तो कोई भी एक्ट हो या स्टेट्यूट हो, अगर उसमें अथॉरिटी का जिक्र है तो इनडायरेक्टली वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सोर्स हो जाता है। ठीक है, तीसरा सोर्स क्या है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। क्योंकि रूल मेकिंग पावर जो है पार्लियामेंट के पास है, और वो भी पावर किसको मिलता है? यहाँ पे सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक सोर्स माना जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। ठीक है, इसके बाद है जुडिशियल डिसीजन। कोर्ट ने कोई भी डिसीजंस दिए हैं, ठीक है, तो उसको भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर जो है सोर्स माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि मान के चलिए किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने कोई ऐसा डिसीजन लिया, ठीक है, जो कि गलत है। एग्जाम्पल फॉर, मान के चलो मैंने अभी बताया था आपको कि एक बिल्डिंग टूटा, वहां पे जो भी अथॉरिटी थे, एसआरए के थे या महाडा के थे, ठीक है, जो भी थे, उन्होंने 2 घर के बदले 2 घर दिया, एक घर के बदले एक घर दिया। अब बाजू में कोई बिल्डिंग टूटा, वहां पे 3 भी घर है तो उसको एक ही दे रहा है। ठीक है, तो उन्होंने चैलेंज कर दिया कोर्ट में। अब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू किया तो पाया कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है उसका वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके 3 घर का एक ही घर दे रहा है, जबकि सबको 3 घर था तो 3 घर देना चाहिए था। तो वहां पे जो कोर्ट ने डिसीजन दिया, ठीक है, कि नहीं भाई सबको जितना घर है उतना मिलना चाहिए, तो वो डिसीजन कहाँ काम करेगा? हर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के ऊपर वो लागू हो जाएगा जो इस तरीके का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को शेप दे दिया ना कि भाई अगर आपको अब डिसीजन लेना है तो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर क्या हो गया? सोर्स हो गया। ठीक है, अगर कोई ऑर्डिनेंस पास होता है, ठीक है, आपको पता होगा स्टेट के अंदर गवर्नर ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, ठीक है, और अपने सेंटर के लेवल पर राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ठीक है, अधिसूचना बोलते हैं ऑर्डिनेंस को।
ये ऑर्डिनेंस तब पास किया जाता है जब पार्लियामेंट सत्र में ना हो, ठीक है। मतलब अभी संसद में वो लोग बैठ नहीं रहे, तो बैठ नहीं रहे तो कानून बना नहीं सकते, कानून बना नहीं सकते तो मतलब इसको इन्फोर्स करा नहीं सकते। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे कोई लॉ जरूरत है, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दंगा कर रहे हैं, ठीक है। अब दंगा के लिए कोई लॉ बना नहीं है, एग्जाम्पल फॉर, ठीक है। और अभी संसद में लोग बैठेंगे नहीं, तो उस दंगा को रोकने के लिए क्या करेंगे, तो ऑर्डिनेंस पास कर देंगे। ऑर्डिनेंस में ये रहेगा कि भाई टेम्पररी, फिलहाल अभी संसद सत्र में नहीं है, तो हम इसीलिए यह अधिसूचना जारी कर रहे हैं, जितने भी दंगाई बाहर हैं उसके ऊपर शूट एंड साइड का ऑर्डर जारी किया जाए, ठीक है। अब सबको गोली मार दिया जाए, एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। तो ऐसा, तो ऑर्डिनेंस भी जो होता है किसी भी राज्यपाल का या प्रेसिडेंट का, ठीक है, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंदर सोर्स माना जाता है, ठीक है। अगर कोई कमिटी बैठी थी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, ठीक है, या कोई कमीशन का गठन किया गया था किसी पर्टिकुलर, जैसे मान के चलिए अभी आपको बताऊं, SC ST का आप लोगों को पता होगा क्रीमी लेयर के बारे में, ठीक है। उसका भी एक कमिटी ने रिपोर्ट दिया था कि ये क्रीमी लेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है कि SC ST में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिजर्वेशन लेके बहुत हाई लेवल पे पहुंच गए हैं। एग्जाम्पल फॉर, बाप था, ठीक है, वो रिजर्वेशन लेके किसी यूनिवर्सिटी का वो बन गया, ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक है। अब उसका बेटा रिजर्वेशन लेके उसी स्कूल का टीचर बन रहा है, तो क्या उसके जो यूनिवर्सिटी का जो प्रिंसिपल है उसका सैलरी 5-10 हजार होगा क्या? क्या वो पूरे परिवार को अपलिफ्टमेंट के लिए जरूरी नहीं था क्या कि हो गया? ऐसा हो सकता है ना कि भाई प्रिंसिपल बन गया तो अब उस लेवल से हट जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी भी उसका बेटा जो है वो रिजर्वेशन लेके टीचर बन रहा है, जबकि बहुत गरीब ऐसे लोग भी हैं जो मतलब कि जिसको वाकई में जरूरत है और उसको नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो? नहीं, मैं यहाँ पे कमीशन की बात बता रहा हूँ। तो जब ऐसे कोई सिचुएशन आते हैं तो कमीशन का गठन किया जाता है या कमिटी का, ठीक है, वो अपना रिपोर्ट सौंपती है, ठीक है। तो वो रिपोर्ट भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंदर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर सोर्स बनता है। तो वो क्रीमी लेयर वाला जो था वो भी एक रिपोर्ट आया था कमिटी का कि हाँ ऐसा पाया गया है कि बहुत सारे ऐसे SC ST के लोग हैं जो बहुत हाई लेवल पे पहुंच गए हैं, ठीक है। तो हालांकि उनको अब ये रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके वो रिजर्वेशन ले रहा है, ठीक है। तो रिजर्वेशन का मेन पर्पज क्या था कि भाई इकोनॉमिकली और सोशली जो बैकवर्ड है उसको अपलिफ्टमेंट करे। अब जब आप अपलिफ्टमेंट के ऊपर आ गए, ऊपर पहुंच गए, तो अब आपको छोड़ देना चाहिए, फिर आप वही पकड़ के क्यों रखे हो? तो यही क्रीमी लेयर बताता है कि अगर कोई ऊपर आ गया है तो उसका रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए। जो वाकई में गरीब है, जो वाकई में जिसको उसकी जरूरत है, उसको मिलना चाहिए। तो ये एक कमिटी ने अपने रिपोर्ट में कहा था और उसके आधार पर ये क्रीमी लेयर का जो प्रोविजन है वो लागू हुआ था, ठीक है। तो कोई भी कमीशन का रिपोर्ट हो या कमिटी का रिपोर्ट हो, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर जो है सोर्स का काम करता है, कहने का मतलब ये था, ठीक है। इसके बाद है आपका नोटिफिकेशन या बायलॉज, कोई भी एजेंसी है या, ठीक है, या ये क्या बोलते हैं आपका ये प्रेसिडेंट है, अगर वो कोई नोटिफिकेशन निकालते हैं तो वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर सोर्स माना जाता है। कोई ऐसे कस्टम है जो शुरू से चलते आ रहे हैं, या ट्रेडिशन है जो शुरू से चलते आ रहे हैं, ठीक है, और वो लॉफुली है, ठीक है, तो वो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो है मेन सोर्स में कवर होता है, ठीक है। तो ये 7-8 सोर्स थे जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल नेमो डेबिट एसे जुडेक्स इन प्रोपरिया कॉजा। मैंने अभी तुरंत आप लोगों को बताया था नेचुरल जस्टिस के 3 प्रिंसिपल। 3 प्रिंसिपल में पहला प्रिंसिपल क्या था आपका? पहला प्रिंसिपल था ये क्या बोलते हैं, कर गया भाई, एक सेकंड, हाँ, पहला प्रिंसिपल था रूल अगेंस्ट बायस, समझ रहे हो? तो रूल अगेंस्ट बायस का मैंने आप लोगों को बताया था नेमो जुडेक्स ऐसे जुडेक्स इन प्रोपरिया कौजा, ठीक है। ये बोलता है कि कोई भी बंदा अपने केस में खुद से जज नहीं हो सकता। इसका लैंडमार्क केस था AK किरपाइक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस,
जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो कोई था ना, वो बंदा जो फॉरेस्ट विभाग में था, वो खुद ही एप्लीकेंट भी था और खुद ही जज भी बन गया। ठीक है, तो स्वाभाविक है ना वो खुद को चुन ले। ठीक है, तो ऐसे में नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है, कोर्ट ने माना था, और कोर्ट ने सिलेक्शन कमेटी का जो डिसीजन था उसको क्वैश कर दिया था। समझ में आया? तो यही ये प्रिंसिपल बोलता है, नेमो डेबेट ऐसे जुडेक्स इन प्रोपरिया कौजा, मतलब नो मैन शैल बी जज इन हिज आउन केस, नो वन शुड बी अ जज इन हिज आउन कॉज। ठीक है, ये दोनों नाम एक ही है, एक ही बात है। ठीक है, तो ऐसा है। समझ में आया? ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये नेमो जुडेक्स वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, डिस्कस द रोल ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट एज प्रोटेक्टर ऑफ राइट थ्रू पीआईएल। ठीक है, पीआईएल क्या होता है? पीआईएल एक मैकेनिज्म है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट होने से बचाता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट किसके? किसी इंडिविजुअल के नहीं, लार्ज नंबर ऑफ सोसाइटी के जो लोग होते हैं, अगर उनको किसी भी तरीके से या गवर्नमेंट का डिसीजन हो, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का एक्शन हो, अगर उससे वो प्रभावित हो रहे हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, उस पर्सन के इंटरेस्ट में नहीं। तो हालांकि हाल ही में बहुत सारे कोर्ट के ऐसे जजमेंट हैं जिसमें ये कहा गया है। 2025 में एक सुप्रीम कोर्ट के पास आया था पीआईएल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इतने छोटे मैटर के लिए आप पीआईएल डाल रहे हो। ठीक है, तो ये आप चीप पब्लिसिटी के लिए पीआईएल डाल रहे हो। ठीक है, ये पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, ये आपका पर्सनल इंटरेस्ट है इसमें। ठीक है, तो पब्लिक इंटरेस्ट जो होता है, आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो तब आप कर सकते हैं, या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए अगर आपको लगता है तो कर सकते हैं। अगर महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है तब आप पीआईएल डाल सकते हैं। अगर बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ चाइल्ड होना चाहिए, अगर उसको बचाने के लिए पीआईएल डालना है तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, अगर जुडिशियली, ठीक है, जुडिशियल ओवरसाइट थ्रू कंटिन्यूअस मैंडेमस द कोर्ट हैज मॉनिटर्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स ऑर्डर। ओके, तो जैसे मान के चलिए कोई पब्लिक अथॉरिटी है, वो अपना काम नहीं कर रहा है, ठीक है, और ये उनको काम करना चाहिए, ठीक है, उसके काम नहीं करने से जो लोग हैं उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए भी आप पीआईएल कोर्ट में डाल सकते हैं। तो पीआईएल का मेन ये था रीजन। ठीक है, इसके लैंडमार्क केस थे, एक हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था। ठीक है, इसमें अंडर ट्रायल बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने मतलब जीवन का जो उनका कारावास का होता है ना, वो उससे ज्यादा कर चुके थे। ठीक है, मतलब जैसे मान के चलिए कोई पनिशमेंट है चोरी का, ठीक है, चोरी का पनिशमेंट है 3 साल, अब उसका मैटर कोर्ट में लगा हुआ है लेकिन चल नहीं रहा है, डेट पे डेट मिल रहा है, और ऐसे करके वो 3 साल जेल में बिता लिया और फिर भी वो जेल में है। ठीक है, तो ये तो गलत है ना, उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, तो हुसनैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी अंडर ट्रायल है और अगर उसका जो है ट्रायल नहीं हो पाया है और उसने अपना सजा ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है या 50% से ज्यादा कर लिया है, तो उसको इमीडिएट रिलीज करना चाहिए। ठीक है, तो हुसनैरा खातून का केस जो है वो भी एक पीआईएल केस है। ठीक है, फिर आपको एमसी मेहता का केस पता होगा, ओलियम गैस लीक वाला, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो था ना अपना पॉस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, वो भी पीआईएल का केस है। ठीक है, तो ये सब आप एग्जाम्पल में चिपका सकते हो। लास्ट है हमारा, डिफाइन द टर्म सिविल सर्विस, डिस्कस द फंक्शंस पावर एंड ड्यूटीज ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये बोल रहा है कि सिविल सर्विस क्या होता है। ठीक है, तो सिविल सर्विस एक परमानेंट प्रोफेशनल ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नियुक्त किया जाता है। Civil servants are employed based on merit and are responsible for implementing government policy। ठीक है, गवर्नमेंट के पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट जो है उनका अपॉइंटमेंट करते हैं थ्रू मेरिट बेसिस। ठीक है,
गवर्नमेंट के गवर्नेंस को स्टेबिलिटी देने के लिए, ठीक है, स्मूथली रन ये जो सर्विस होता है सिविल सर्विस, उसमें अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है फंक्शंस ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी का फंक्शन क्या है? तो ये एग्जाम कंडक्ट कराता है, ये गवर्नमेंट को असिस्ट करता है, एडवाइस देता है, ठीक है। और गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, ये यूपीएससी का काम है। उनके पास पावर क्या है? तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कंसल्टेटिव अथॉरिटी होते हैं और ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ये इनका पावर है, ठीक है। इनका ड्यूटी क्या है? ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी बच्चा जो यूपीएससी एग्जाम दे रहा है वो मेरिट के बेस पर सेलेक्ट हो, ठीक है, फेयरनेस रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, ये इनकी ड्यूटी है, ठीक है। प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट एडवाइस, अगर किसी द कमीशन ऑफर्स एक्सपर्ट एडवाइस ऑन मैटर रिलेटिंग टू सिविल सर्विस, अगर गवर्नमेंट को, ठीक है, सिविल सर्विस से रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए तो ड्यूटी है ये यूपीएससी का कि वो उनको दें। Maintaining constitutional integrity by adhering to the provision of the constitution, यूपीएससी hold the integrity and efficiency of civil service, ठीक है। सिविल सर्विस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी है वो मेंटेन करने का भी ड्यूटी यूपीएससी के पास होता है। तो ये आपका आज जो इम्पोर्टेंट 13 मार्क्स का था वो कंप्लीट हो गया। यहाँ तक में किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए।